खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त हमेशा की तरह आज भी हमारा और आपका साथ रहने वाला है 90 मिनट तक। जुमा का दिन है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह हमारा साथ देने के लिए और फीडबैक्स भी तमाम प्रोग्राम्स, बुलेटिन्स और डिबेट्स के हवाले से आप देते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ये बेहतर अपना कामकाज या अपने प्रोग्राम में कोई कमी खामी या किसी तरह की कोताही हो उसको दूर किया जा सकता है, जिसमें आपका भरपूर ताउन रहता है। आज का प्रोग्राम भी उसी तर्ज पर, उसी फॉर्मेट के हिसाब से, जो हमारा तय फॉर्मेट है उस हिसाब से चलेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे, सबसे ज़्यादा खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी हमारी नज़र रहेगी। दिल्ली के अंदर क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या बातचीत हुई है गुज़श्ता 24 घंटों में, इस पर हमारी खुसूसन नज़र रहेगी। और जम्मू कश्मीर में इसके बाद क्या तब्दीली होने वाली है, जो दिल्ली में फैसले होते हैं उस पर अवामी तासुरात भी आप तक पहुँचाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उन उसातिज़ा से बात की जा सके जो बेस्ट टीचर अवार्ड के हकदार थे और आज हुकूमत ने उनके नामों का ऐलान कर दिया। आगे चलकर अपने नुमाइंदों को भी हम इस प्रोग्राम में जोड़ेंगे, ज़रूर आप तक ये पूरी खबर पहुंचाएंगे कहां से किस टीचर का नाम सामने आया। लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम बात उस वायरस के हवाले से करेंगे जो अभी तक इंसानों को शिकार बना रहा था, कोरोना वायरस। लेकिन इसके साथ साथ एक और वायरस जिसने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में खुसूसन जो सरहदी इलाके हैं वहां दस्तक दी है। और आज के वक्त में हालत यह है कि दर्जनों मवेशी बहुत सारे इलाकों में बीमार पड़े हैं, जानवर भी अब इस वायरस का शिकार हो रहे हैं जो पहले दूसरी रियासतों में हुआ करता था। लेकिन इन सारे मौज़ूआत पर जाने से पहले, जहां पर हम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे, लाइव नशरियात चलती रहेंगी, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़िएगा, अपना ओपिनियन हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा प्रोग्राम के हवाले से। और इसके साथ साथ तय फॉर्मेट के मुताबिक हम सबसे पहले आपको बताते हैं भारत और आलमी तारीख में अहम वाक़यात क्या हैं। आज के दिन से शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है। सबसे पहले इतिहास के आज के दिन को गिनते हैं, तो आज 26 तारीख है अगस्त की, और क्यों इस पर बात करना जरूरी है वो भी आपको बता दें। आज से ठीक 7 बरस कबल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सरहदी इलाके जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिलते हैं, वहां 7.5 शिद्दत का जल्जला हुआ और पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों तरफ सरहद के इस पार और उस पार 390 से ज्यादा हलाकतें हुई। यानी 2015 में तबाहकुन जल्जले ने तकरीबन 400 लोगों की जान ली। 1303 में आज ही के दिन राणा भीम सिंह को शिकस्त देने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था 26 अगस्त 1303 को। 1858 में टेलीग्राफ के जरिए पहली बार खबर भेजी गई, यानी राब्ते बहाल करने की जो कोशिश थी उसमें एक और संग मील जिसको अबूर किया गया था उस वक्त माहिरीन की जानिब से। 26 अगस्त 1858 में ये कोशिश कामयाब हुई थी। 1920 में आज से ठीक 100 बरस कबल अमेरिका में खवातीन को वोट डालने का हक हासिल हुआ, जो इससे पहले सिर्फ मर्दों के पास था। और 26 अगस्त को अदालत के फैसले के बाद खवातीन ने भी वोट डालने का जो हक था वो हासिल कर लिया। साल 1982 में तारीख 26 अगस्त की थी जब नासा ने टेली सेटफ लॉन्च किया। आज के दिन स्पेस में भेजने के लिए एक तैयारी की और जिसमें एक अहम पेशरफ्त थी 26 अगस्त 1982 को नासा की जानिब से। साल 1999 में माइकल जैक्सन ने 400 मीटर दौड़ में आलमी रिकॉर्ड कायम किया। आज से ठीक 23 वर्ष कबल जो रिकॉर्ड बना था यह आज तक भी नहीं टूट सका है। माइकल जैक्सन के नाम ये अवार्ड, ये नाम है, बल्कि ये जो आज के दिन रिकॉर्ड बनाया गया था वो अब भी बरकरार है। 1994 में उर्दन और इजराइल ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए और तकरीबन 46 साल पुरानी दुश्मनी को एक तरफ रख के एक मुआहिदे पर दस्तखत करते के साथ साथ दोस्ती और ताल्लुकात को मजीद आगे ले जाने पर आज के दिन इत्तफाक दोनों के दरमियान हुआ। और आज से ठीक 20 बरस कबल यानी साल 2002 में जनूबी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका जिसे आप कहते हैं, जहां जोहान्सबर्ग में अर्थ कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ, शुरुआत हुई और पहली मरतबा ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो माहौलियात से जुड़ी हुई थी। मुल्की सतह पर क्या इकदामात माहौलियात के तवाज़ुन को बनाए रखने के लिए उठाए जा सकते हैं, वो तफसीली तबादला ख्याल 2002 से शुरुआत हुई थी अर्थ कॉन्फ्रेंस में। तो ये आज के दिन अहम वाक़यात थे हिंदुस्तान के और आलमी तारीख में। 26 अगस्त को क्यों याद करना ज़रूरी था, क्यों इस पर, यूँ तो वाक़यात बहुत सारे रहते हैं लेकिन वक्त चूँकि कम होता है और लिमिटेड टाइम में कुछ बड़े पॉइंट्स आप तक पहुँचाएं, आपको याद दिलाएं, ये हमारी कोशिश रहती है। अब प्रोग्राम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं और ख़बरें आज खास क्या है। शुरुआत आज करेंगे जम्मू कश्मीर के एक अहम मामले के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, बहुत शुक्रिया नाजरीन सामीन आपका भी ज्वाइन करने के लिए।
और फिलहाल जरा खबरों की शुरुआत कर देते हैं और सबसे पहले उस बड़े वाकये की बात करते हैं जो बहुत पहले हुआ था, लेकिन दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की बात सामने आ रही है और मामला ऑनरेबल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट तक चला गया, जिसके बाद तमाम तर दलाइल सुनने के बाद जस्टिस मौसूफ ने इस बात की इजाजत दी कि नादी मर्ग कत्लेआम मामले की दोबारा से तहकीकात हो। हाई कोर्ट की तरफ से दोबारा उस फाइल को खोला गया जो फाइल क्लोज की गई थी। नदी मर्ग मैसिकर जो हुआ था, जो कत्लेआम हुआ था कश्मीरी पंडित्स का, जहां पर 24 कश्मीरी पंडित मारे गए थे, उस केस पर अब दोबारा से समाअत होगी। याद रखिएगा कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से लगातार इस बात का इसरार किया गया कि 21/12 सन 2011 को जो ऑर्डर क्लोजर का दिया गया था उसको रिव्यू किया जाए और क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन जो डिसमिस हुई थी उसको दोबारा से सुना जाए, जिसके बाद मामला सुना गया और जस्टिस मौसूफ ने FIR नंबर 24/2003 को जो अंडर सेक्शन 302, 450, 395, 307, 120B और दीगर शिकों के तहत लगाया गया था, उसकी दोबारा से तहकीकात करने का मन बना लिया, फैसला सुना लिया और पुलिस स्टेशन जैनापोरा शुपिया में जो नदीपोरा मैसिकर हुआ था इस इलाके के अंदर जहां पर 24 कश्मीरी पंडित मारे गए थे, इसमें ट्रायल अदालत और फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तक ये मामला चला गया था, लेकिन मामले की तह तक जाकर जिन लोगों ने सजा पानी थी वो हो नहीं पाया था, इसलिए इसकी रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर चली गई और प्रोसिक्यूशन की तरफ से जब तमाम दलाइल सामने रखे गए तो उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अगली समाअत इस केस की जो है वो 15 सितंबर को होगी। अब याद रखिएगा 2003 में इंसिडेंट पेश आया है, 24 कश्मीरी पंडितों को वहां पर तहतीक किया गया था, मारा गया था और उसके बाद काफी ज्यादा गर्माहट और सियासत दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक इसमें देखने को मिली थी। उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर आजम का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है। आर्मी के जो 15 कोर के हेड थे और साउथ कश्मीर में जो इंचार्ज ऑपरेशंस आर्मी के थे उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स है और उसके बाद कई बातें, इसमें कई उतार चढ़ाव आए और वक्त की गर्दिश ने इस पूरे मामले पर ठंडक डाल दी थी और ये दब गया था केस। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से दोबारा से अब यह फैसला ले लिया गया कि केस की समाअत हो। मामला हाईकोर्ट तक चला गया। मजीद ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस अहम तरीन केस को लेकर क्या कुछ कहा है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे मेरे साथी हिलाल हाजिरी, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। 24 कश्मीरी पंडितों के कत्ल का मामला है और पिछले काफी अरसे से इस बात की मांग हो रही थी कि ये फाइलें जो दबी पड़ी हैं जी, इनकी तहकीकात हो, इनको खंगाला जाए और जिन लोगों के नाम इनमें है उनको सजा दी जाए। तो क्या कुछ ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, सीधे हिलाल के पास चलता है। हिलाल, अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि 2003 में मैसिकर हुआ, इसी तरीके का सुबह का वक्त था जब खबर सामने आई थी कि 24 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं। नकाबपोश अफराद आए, बाज़ाब्ता तौर पर उनको बाहर निकाला, उसके बाद गोलियों से भून दिया और हंगामा जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हुआ और उस वक्त के पार्लियामेंट सेशन को भी मेरे सामने इस वक्त तमाम मनाजिर आ रहे हैं किस तरीके से हंगामा हुआ था। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने हंगामों के बीच क्या फैसला लिया है, ऑनरेबल कोर्ट ने किन चीजों को ध्यान में रखते हुए केस की समाअत 15 तारीख को करने का फैसला लिया है? बिल्कुल गौहर, साल 2003 का ये मामला है जब नादी मर्ग जो कि शोपियां के अंदर एक इलाका है वहां पर ये मामला पेश आया था, ये वाक़ा पेश आया था जिसमें 24 कश्मीरी पंडितों को जाम बहक किया गया था और उसके बाद मुख्तलिफ दफात के अंदर इसके हवाले से केस जो है वो दर्ज हुए थे। अगरचे इब्तदाई तौर पर जो पुलवामा की अदालत के अंदर इस मामले की समाअत होने लगी, लेकिन बाद जब शोपियां के अंदर अदालत आई तो वहां पर इसकी समाअत होने लगी। लेकिन शोपियां की अदालत में साल 2011 तक इस मामले पर समाअत होती रही, लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि 21 दिसंबर साल 2011 को शोपियां की जो अदालत है और उन्होंने इस केस को डिसमिस किया इस बुनियाद पर क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन की जानब से कोई भी जो गवाह यहाँ नहीं आ पाता था
और अदालत के सामने पेश नहीं हो पाते थे, और इन बुनियादों पर इस केस को खारिज किया गया था। और उस दौरान ये भी कहा जाता है कि जो गवाह इसके थे, जिन्होंने हमलावरों को देखा होगा, कातिलों को देखा होगा, या जो किसी भी तौर पर जिनकी आंखों से, जिनकी नजरों से ये वाक़ा गुजरा होगा, वो उस वक्त यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि उनमें जो बेशतर है वो कश्मीरी पंडित ही बताए जा रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि उस वक्त जब कश्मीर के हालात खराब थे और इस डर की वजह से वो यहाँ पर नहीं आए हुए थे, तो इस मामले की समाअत के दौरान वो गवाह यहाँ पर नहीं आ पाए। और जब 21 दिसंबर साल 2000 को इस मामले को, इस पिटीशन को डिसमिस किया गया, उसके बाद प्रोसिक्यूशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया गया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यही दरख्वास्त की गई कि चूंकि इन बुनियादों पर इस केस की जो समाअत है वो डिस्कस नहीं होनी चाहिए, या केस वाइंड अप नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अदालत को इन चीजों का मुजाहरा करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो इसके गवाह है वो कुछ वजूहात की बिना पर यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर वापस साल 2014 के अंदर इस दरख्वास्त को वापस किया और कहा कि इस हवाले से अगर कोई रिव्यू पिटीशन होगी तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुनेगा। तो उसके बाद आज ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से इसका नोटिस लिया जा रहा है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मामले को असर नौ सुनने के लिए हामी भर ली है, और बाकायदा तौर पर जो 15 सितंबर की तारीख है वो इस हवाले से इसकी पहली समाअत होगी। तो इस तरह से साल 2003 में होने वाला ये वाक़ा और साल 2011 में इसका ये जो पिटीशन थी इसकी खारिज करने के बाद लगभग 11 साल के बाद एक बार फिर से इस केस को असर नौ खोला गया, और इसकी अब बाकायदा तौर पर समाअत होगी उसी मुकर्रर डेट पर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से दी जाएगी। हिलाल, आप जरा बने रहिएगा, नाजरीन को थोड़ा सा याद दिलाते हैं जी। ये नांदीमर्ग का जो मामला है ये मार्च लगभग का महीना था, 23 तारीख को ये हुआ था ऑलमोस्ट, जहाँ तक मेरी यादाश्त है। तो 11 मर्द, 11 खवातीन, 2 बच्चे लाइन अप करके मार दिए गए थे। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था और जो बातें सामने आ रही थी, एक नाम सामने आया था जिया मुस्तफ़ा, जिसके बारे में ये कहा गया था कि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा का सेल्फ स्टाइल कमांडर था, और उसके बाद ही उसकी अरेस्ट भी हुई थी। अरेस्ट के बाद, यानी इस मैसेकर के फौरन बाद अरेस्ट हुआ था। 10 अप्रैल 2003 को पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि मास्टरमाइंड है जी इस पूरे मैसेकर का। रावलाकोट पाकिस्तान का ये रहने वाला है मुस्तफ़ा जी, ये भी उसी वक्त कहा गया था, और इसकी उम्र उस वक्त 26-27 साल थी। और उस वक्त के डायरेक्टर जनरल पुलिस जो AK सूरी साहब थे, उनका एक बड़ा बयान आया था, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था कि बड़ी कामयाबी मिली जी, इस मैसेकर के जो मास्टरमाइंड था उसको हमने ले लिया है। उसके बाद वो जेल वेल रहे जिया मुस्तफ़ा, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जिया मुस्तफ़ा की मौत कुछ महीने पहले भी हुई है, जब उन्हें पूछ लिया जा रहा था एक हाइड आउट को बस्ट करने के लिए, तो उसके बाद उसकी मौत हुई है। यानी जो मेन इसका कल्प्रिट है एज पर पुलिस रिकॉर्ड, वो आज हमारे बीच नहीं है, वो कोर्ट आ ही नहीं सकता, वो मर गया है। एक तरफ से ये भी इस केस की कहानी है, और दूसरी तरफ से अब जब ऑनरेबल कोर्ट इसको सुनेगा तो जो कश्मीरी पंडित्स हैं जिनके जख्म आज दोबारा से हरे हो जाएंगे इस खबर को देखने के बाद, इस खबर को सुनने के बाद, उनका कोई रिएक्शन इस पूरे मामले पर आ चुका है क्या? देखिए, अभी तक मेरे ख्याल से इस सवाल से कोई जो रिएक्शन है उनकी जानिब से नहीं आया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वक्तन फौक्तन जो कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है वो बार बार इस मामले को असर न उठाने की मांग कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि जब उन्हें आज ये खबर मिल जाएगी तो उनकी जो डिमांड्स है, उनके जो मुतालबात है, वो उस पर जरूर जो है खुश हो जाएंगे कि उनके मामले को एक बार फिर से सुना गया, खासतौर पर जो इस इलाके के अंदर रहने वाले थे, क्योंकि मुख्तलिफ एसोसिएशन है जो कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट कर रही है, उन्होंने बार बार ये मामला उठाया कि नादिमर्ग केस में उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि जिन वजूहात की बिना पर उस केस को डिसमिस किया गया, उसको, उस किताब को या उस केस को असर न खोलना वक्त की अहम जरूरत है। अब चूंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट की जानिब से भी या सरकार की जानिब से भी जब गुजारिश की गई और ऑनरेबल हाईकोर्ट की जानिब से इस मामले को असर न खोला गया, तो उनका रिएक्शन यही होगा कि वो उनकी जो धीरी न मांग थी वो पूरी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। तो बड़ी बात जनाब नादिमर्ग मैसेकर की दोबारा से जांच होगी, 15 तारीख इसकी
समाअत दोबारा कोर्ट के अंदर होगी। चार्जशीट एक हुआ था जी 9 जून 2003 को गालिबन, और उसमें ये कहा गया था कि जनाब जो ये मैसेकर हुआ इसमें जिया का नाम आया था और कुछ और नाम भी आए थे। इसमें जो पुलिस कांस्टेबल्स वहां पर तैनात थे सिक्योरिटी गार्ड पर, उनको भी, उनके खिलाफ भी पुलिस का जो अपना रूल है, मैनुअल है, उसके तहत कार्रवाई की गई थी। लेकिन कुल मिलाकर लिस्ट में तकरीबन 38 विटनेसेस हैं जिनकी सुनवाई अब दोबारा से होगी, क्योंकि मुझे याद है 2003 के बाद 2009 में उनकी सुनवाई हुई थी, उसके बाद इस केस को रोक दिया गया था। बहरहाल 38 विटनेसेस आएंगे, अपना रिकॉर्ड स्टेटमेंट करेंगे, और इसमें जो अभी तक जो मुझे इस फाइल के बारे में थोड़ा सा इल्मियत है, वो जिया का नाम सामने आ रहा था, जो इस वो एक मारा गया है क्रॉस फायर के अंदर, और बाकी लोगों के हवाले से पुलिस अब आगे बताएगी। तो फिलहाल नादीमार पुलिस ये जो वहाँ पर मैसेकर हुआ था कश्मीरी पंडित्स का, उसकी समाअत ऑनरेबल हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर होनी है, और बाज़ाब्ता तौर पर जज मौसूफ ने उसको इजाज़त दे दी है। डिटेल्स हमने आपके सामने रख दी है। अब आते हैं जी दूसरी अहम खबर की ओर, और खबर यह है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू हो रहा है दोबारा, और बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के तहत इस बार कई वुज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। शक्ल न सिर्फ दी जा रही है बल्कि प्लान भी तरतीब दे दिया गया है, और इस सिलसिले में हुकूमत ये मानती है कि पहले 3 प्रोग्राम जो हैं, जिसमें बैक टू विलेज प्रोग्राम 1, 2 और 3 2019 से शुरुआत हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़े। नवंबर के महीने से जिन प्रोग्रामों की शुरुआत हुई थी, तो हुकूमत मानती है कि पहले तीनों प्रोग्राम कामयाबी के साथ अंजाम दिए गए हैं, जिसके बाद आइंदा महीने 4था प्रोग्राम भी बैक टू विलेज नाम से शुरू किया जाएगा। मकसद ये, जो पिछली बार भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया की तरफ से बताया गया, कि जो आला अफसरान हैं वो गांव देहात में जाएं, वहां की ज़िंदगी का भी तजुर्बा हासिल करें, उन्हें पता चले कि अगर कहीं पर सहूलियात का फुकदान है तो क्या वजूहात रही कि वहां तक जो इंतजामिया है वो पहुंच नहीं सकी, सिस्टम इन इलाकों के अंदर बेहतरीन तरीके से लोगों को सहूलियात फराहम नहीं कर सका। अब जो आइंदा महीने शुरुआत होनी है, उससे पहले आरडीडी महकमा खुसूसन जो है, जिस पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है, ग्रामीण या गांव के इलाके हैं, वहां पर जो तामीर व तरक्की का मामला होता है या मामला नोटिस में आते हैं, कामकाज होता है, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या महकमा दही तरक्की जिसे आप कहते हैं, उस डिपार्टमेंट की बड़ी जिम्मेदारी पंचायतों से लेकर ब्लॉक्स तक, तहसील तक रहती है। तो उसे बाकायदा एक तजवीज़ की सूरत में एक ड्राफ्ट तैयार करके चीफ सेक्रेटरी की तरफ से दिया गया और ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। तकरीबन 12 नुकात रखे गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से आरडीडी महकमे के सामने, यानी कौन कौन सी ऐसी सरगर्मियां होंगी जो इस बैक टू विलेज प्रोग्राम 4 में अंजाम दी जानी है। इनमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पंचायती लेवल के हैं, बहुत सारे हैं ब्लॉक सतह के, और उससे ऊपर आने के लिए जहां जहां ब्लॉक विलेज, चूंकि टाउन प्लानिंग तो अलग एक प्रोग्राम का हिस्सा था, लेकिन बैक टू विलेज जिसमें खुसूसन इंतजामिया के फ्रेमवर्क में है, वो है गांव और देहात जो आता है, उसमें एक बार फिर अफसरान को भेजने की तैयारी अगले महीने से कर ली गई है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी, साहिल इकबाल मेरे साथ है। साहिल, खबर यह है कि अगले महीने से बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू हो सकता है, और तकरीबन पहले मरहले में तकरीबन 6 से 7 मरकजी काबीना वुज़रा जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाएंगे। डिपार्टमेंटल तैयारियां क्या कुछ है, और जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो 12 पॉइंट्स क्या कुछ है जहां पर फोकस करने की जरूरत दी है इस बार चीफ सेक्रेटरी साहब ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने? बिल्कुल गौहर, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि बैक टू विलेज के जो पहले 3 फेजेस हैं वो कामयाब तरीके से जो है पुर पाए, और हमने देखा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है वो इस घर से भी शुरू हुआ था ताकि जो गवर्नेंस है वो लोगों के घर तक पहुंचाई जा सके, और एटलीस्ट एक गेस्ट ऑफिसर को जो है आप लोगों के हर गांव में पहुंचाया जा सके, ताकि वहां की जो मुश्किलात हैं या उनको जो परेशानियां दरपेश आ रही हैं उनका अजाला हो सके। और उसके बाद हमने देखा कि बैक टू विलेज 2 चला, बैक टू विलेज 3 चला, और अब इस तीनों की कामयाबी के बाद बैक टू विलेज 4 की भी जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं अरुण कुमार मेहता जी, उन्होंने जो है बाज़ाब्ता से हिदायत दी हैं तमाम डीडीसीज को और उनके साथ साथ पीआरआईज को भी कि तमाम तैयारियां जो है कर ली जाए, और खास तौर पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो अहदेदारान हैं उनको खास तौर पर हिदायत दी है कि वो इस पर जो है काम शुरू कर दें, और खासकर जो 12 नुकात उन्होंने किए हैं जिसमें नशा मुफ्त जो है अभियान भी है, और
गवर्नेंस को जो है इनरिच करने की बात की गई है, और लोगों और जो सेक्रेटरीज हैं यानी यूनियन मिनिस्टर्स जो है उनकी अब जो है वो हर गांव में जाएंगे, वहां पर दौरा करेंगे, और इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कुछ अफसरान भी इस बार जो है जा रहे हैं गांव देहात देखने के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप जो है ये लिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि सिर्फ एक गेस्टेड ऑफिसर को ही जो है गांव में जाने की इजाजत थी, और वो वहां पर देख रहा था। वहां की जो PRIs हैं, पंचायत के जो मेंबरान हैं या DDCs हैं, BDCs हैं, वो लोग गांव में जाते थे। लेकिन इस बार यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं उनका दौरा होने वाला है, और ये जो 12 नुकात हैं जिसमें मैंने कुछ एक नुकात आपको अभी गिनवाए भी, इन पर खास तौर पर जो है इस वक्त तवज्जो दी जाएगी, और लोकल गवर्नेंस जो है उसको बहुत शुक्रिया जी आसिफ, ज्यादा मुस्तकम बहुत शुक्रिया जी साल ज्वाइन करने के लिए। बात यह है कि जनाब आधे दर्जन से ज्यादा मरकजी काबीना के वजीर जो है, जिनमें जल शक्ति है, रूरल डेवलपमेंट है, पावर है, अर्थ साइंस है और दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, वो पहले फेज में आएंगे। इस तरीके की इतला दिल्ली से आ रही है। कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से जो इतलात आ रही है वो ये आ रही है कि यूनियन मिनिस्टर के दौरे से कबल एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरिक कर दिया गया, और अगले महीने वस से, यानी जब आप नेक्स्ट मंथ में आएंगे तो पहले या दूसरे हफ्ते में यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। और 12 नुकात जो है फेज 4 के, उसमें बैक टू विलेज प्रोग्राम में क्या रखा गया कि नशा मुक्ति अभियान। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने चंद दिन पहले भी इस बात का बड़ा फोकस दिया कि मैंने हम लोग नौजवानों को नशे से पाक रखना है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ द फंक्शन रहेगा। उसके साथ साथ पटवारीज और विलेज लेवल वर्कर्स अवेलेबल रहेंगे जी पंचायत पर, फंक्शंस पर, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सिस्टम्स को तैयार करने के लिए इसको भी रखा गया। अमृत सरोवर के तहत भी जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसको फोकस में रखा गया। स्वच्छ ग्रामीण कन्वीनियंस मीटिंग जो होती हैं उसको किस तरीके से आसान तरीके से करवाया जाए, इसमें भी कुछ चीज़ें जो वो रखी गई है। और E-गवर्नेंस और दीगर मामला पर भी फोकस रहेगा। इस बार थोड़ा सा टेंटेटिवली इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो आप देखेंगे हर बैक टू विलेज के अंदर, और इस बार बैक टू विलेज 4 होगा। अभी जब हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे तीसरे पड़ाव पर, तो बताइएगा कि बैक टू विलेज 1, 2, 3 को कहां पर आप देखते हैं, 10 में से कितने नंबर उसको देते हैं हम जरा, ताकि सरकार तक ये फीडबैक भी जा सके। बढ़ते हैं जी आगे, जरा आप अपडेट बताते हैं। कल आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि मरकजी वजारत दाखिला के अंदर अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, और वो इजलास कल रात देर गए मुकम्मल हुआ है। इजलास मुकम्मल होने के बाद अगर सरकारी तौर पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया, लेकिन जराया जो वजारत दाखिला के हैं उनकी तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई है कि वज़ीर दाखिला ने जहां तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया, वहीं पर सलामती मामला पर भी आज खुद कई मामलों पर डायरेक्शंस भी दी है जी। डोभाल से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस के अफसरों के सामने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया कल, और कई अहम और बड़े फैसले भी लिए गए हैं जी आसिफ। इसमें बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर जो इजलास मुनक्किद हुआ है इसमें 4-5 बड़े पॉइंट्स थे जिन पर बात हुई है। एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया गया है, तमाम स्टेक होल्डर्स का, जम्मू कश्मीर की आवाम का, अमरनाथ यात्रा के कामयाब इनेकाद के लिए, जो पहला पॉइंट था जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की पीठ थपथपाई गई। दूसरी ये कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो कार्रवाइयाँ इस वक्त चल रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आपके सामने हैं, LOC के आसपास दरअंदाजी की केसेस हों, मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयाँ हों या फिर एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन हों, तो उनको सही तरीके से जारी और सारी रखा जाए जैसे चल रही है, उस पर एक बार फिर फोकस करने पर बात हुई है। तीसरा बड़ा पॉइंट UAPA के तहत जो मुकदमा दर्ज हैं जिस पर खुसूसन गुफ्तगू की गई है कि कैसे इनकी मौसर तरीके से तफ्तीश हो सके, इस बात पर जोर दिया गया कि मिलिटेंसी से रिलेटेड जो केसेस हैं नंबर 1 वो, और जो केसेस UAPA यानी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, जो गैर कानूनी सरगर्मियों की में कोई अगर लिप्त होता है, कोई इसमें मुलव्वस पाया जाता है तो मुलव्वस होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई इस केस के तहत होती है, उस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ लगती है, उन तमाम एरियाज के अंदर दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशंस में और तेजी लाने पर मुफस्सिल रोशनी डाली गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रा के लिए तो पीठ थपथपाई है, लेकिन आगे का लाएमल क्या है वो है कि जम्मू कश्मीर को वज़ीर आज़म का ख्वाब है कि खुशहाल जम्मू कश्मीर देखें, नया जम्मू कश्मीर, जो ख्वाब और जो दावे और जो वादे किए जाते रहे, जो बुलंदबांग दावे होते रहे, उसको वाकई में हकीकी तौर पर उसको जो अभी तक ख्वाब देखा जा रहा था उसको हकीकत में तब्दील कर दिखाना है। अब इस मीटिंग में जिन जिन अफसरान की तरफ से ब्रीफ किया गया, सबसे पहले चूंकि ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है वो डिटेल वाइज होम मिनिस्ट्री के अंदर चीज़ें रखी गई। एक तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद चूंकि मीटिंग का हिस्सा थे,
जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कौमी सलामती के मशीर जिन्हें कहा जाता है अजीत डोभाल, इनके साथ साथ मरकजी वजारत दाखिला में बतौर होम सेक्रेटरी काम करने वाले अजय कुमार भल्ला थे। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे, उनकी तरफ से भी फौजी हुकाम का जो अभी तक कामकाज है उस पर ब्रीफ किया गया। रॉ चीफ थे सेमंत गोयल, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल जो है कुलदीप सिंह, बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह के साथ साथ एनआईए के डायरेक्टर, क्योंकि एनआईए समेत मुतअद्दिद एजेंसियां जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है। एसआईए का काम मुख्तलिफ हिस्सों में टेरर फंडिंग के केसेस हों, हवाला मनी हो या फिर एलओसी ट्रेड में जो छापेमारी या कार्रवाइयां अभी तक हुई हो, उस सब पर भी ब्रीफ करने के लिए मुतल्लिका इदारे के सरबराह यहाँ मौजूद थे और डीजी सीआईडी रश्मि रंजन सवैन भी यहाँ मौजूद थे। तो ये सारे अफसरान जो मिलकर आगे का लाएमल तैयार कर रहे थे। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो इस वक्त चल रहा है उसको मजीद मजबूती के साथ आगे ले जाने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ और वज़ीर आज़म का जो ख्वाब है कि अमन और शांति या खुशहाल जम्मू कश्मीर, उस पर फोकस करके डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से पॉजिटिव सेंस में आगे काम को ले जाया जाए, इस पर वज़ीर दाखिला की तरफ से जोर दिया गया है। दूसरा जो कि चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बड़ा चैलेंज, और पिछले अगर आप 100 से 120 घंटों के दौरान देखेंगे तो 4 से 5 ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर चाहे मंशियात की स्मगलिंग करना हो या फिर इन्फिल्ट्रेशन हुई हो उन हिस्सों के अंदर जो लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स कहलाते हैं। राजौरी से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक गुज़श्ता रोज का ताज़ा तरीन वाकया आपके सामने है। तो उस सारी सूरत हाल पर कैसे सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया जाए, वज़ीर दाखिला ने खुसूसी तौर पर अफसरान को कहा कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस न सिर्फ उन एरियाज में जहां ऑपरेशन चल रहे हैं वहां जारी रखे जाएं, बल्कि एलओसी पर और चौकसी बरतने पर खुसूसी तौर पर जोर दिया जाए। लेकिन कश्मीर वादी के साथ जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला में जो सरहदी इलाके हैं, सीमा प्रांत है, वहां पर भी ब्रीफ किया गया है कि इस वक्त सिक्योरिटी ग्रिड न सिर्फ मजबूत है बल्कि आगे का लाएमल तैयार करके प्लान फोकस्ड है, जिसके हिसाब से काम इस वक्त तैयार हो रहा है। और पुलिस, फौज, सिविल और खुफिया एजेंसियों के अफसरान ने जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और हर 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर ब्रीफ किया आला सतही इजलास में। वज़ीर दाखिला को अमित शाह जो कि सदारत कर रहे थे इस इजलास की। चलिए जनाब, ये तो था अपडेट जो दिल्ली के अंदर हुआ, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, आने वाले दिनों में एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई। इधर खबर यह भी है कि एक और इजलास, इस इजलास के बाद वो सियासी होना है और वो सियासी इजलास बहुत जल्द बीजेपी का होगा, जिसमें कोर कमेटी के अंदर कुछ अहम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि गिरफ्तारियां हुई हैं और पहली बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तारियां करवाई हैं दूसरे मुल्क से, और किस मुल्क से गिरफ्तारियां हुई हैं बताएंगे आपको डिटेल के साथ। उसके बाद आपके साथ हम बात करेंगे एनसीईआरटी के हवाले से और उन उस्तादों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे जिन्हें कौमी अवार्ड से नवाजा गया। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।